नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। एरो इंडिया के 14वें एडिशन की शुरुआत सोमवार को बेंगलुरु के येलहांका के एयरफोर्स स्टेशन पर हुई। यह शो 17 फरवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस शो में सबसे ज्यादा सुर्खियां HLFT-42 ने बटोरी। इसकी टेल पर हनुमान जी की फोटो है। साथ ही एक मैसेज भी लिखा है, द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। आसमान की बुलंदी पर आत्मनिर्भर भारत की ये तस्वीर है, जिसमें स्वदेश निर्मित फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स की ताकत देखने को मिली। आसमान में जब इन फाइटर्स पर नजरें टिकी तो फिर हटी नहीं। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, एक समय था जब ये एयर शो केवल एक शो था, अब यह सोच बदल गई है। अब ये एक शो नहीं बल्कि देश की ताकत है। आज दुनिया की रक्षा कंपनियों के लिए भारत एक मार्केट नहीं बल्कि पार्टनर भी है। एरो इंडिया शो में 100 से अधिक देशों की भागीदारी नए भारत में दुनिया के भरोसे को दर्शाती है। कोरोना काल के बाद पहली बार इस शो में दर्शक भी शामिल रहे। चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़े घंटों को ढालने की तैयारी पूरी कर ली गई है। घंटे को ढालने के लिए जयपुर से 3 टुकड़ों में लाए गए फाइबर के 3D मदर पैटर्न को जोड़कर फाइनल फिनिशिंग दे दी गई है। अब इसके सहारे विभिन्न धातुओं के मिश्रण को घंटे के आकार में ढालकर दुनिया के सबसे बड़े घंटे को आकार दिया जाएगा। इसको बजाने के लिए दुनिया की सबसे लंबी 6.5 मीटर की 400 किलो वजनी जॉइंट लेस रिंग चेन भी तैयार की जाएगी। इसकी विशेषता ये होगी कि घंटा बजाते समय ये चेन अलग से आवाज नहीं करेगा। ऐसे में घंटे की आवाज की गुणवत्ता में सुधार होगा और ये पास खड़े लोगों को भी अच्छी लगेगी। घंटे की गूंज 8 किलोमीटर तक सुनाई देगी। घंटा बनाने के विशेषज्ञ देवेंद्र कुमार आनंद ने बताया कि घंटे को महज 15 मिनट के भीतर ही ढालना होगा। ऐसे में 2200 किलो धातुओं को एक साथ ढालने के लिए 35 विशेष भट्टियां बनाई गई हैं। इसमें ढली धातुओं को 4 विशेष पात्रों से सांचे तक पहुंचाया जाएगा, जिनकी टेस्टिंग कर ली गई है। आपको बता दें, अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा घंटा रूस और चीन में है। रूस में घंटा बनाते समय टूट गई थी और ऐसे में ये टूटी घंटा प्रदर्शित की गई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक मंदिर में ऐसा विवाद पैदा हो गया जिसमें अब साक्षात भगवान के एंट्री का दावा किया जा रहा है। हल्द्वानी में हीरा नगर के पर्वतीय उत्थान मंच के मैदान में स्थित गोलजियू मंदिर के ठीक सामने यहाँ एक पक्ष भगवान शिव का मंदिर बनाना चाहता है, जबकि दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है। लेकिन अब इस विवाद में साक्षात भगवान की एंट्री हो चुकी है, वो भी जागर के जरिए। जागर में एक व्यक्ति के शरीर पर भगवान का अवतार होने का दावा किया गया, जिसने जागर के दौरान कहा कि गोलजियू के सामने भगवान शिव का मंदिर बनना चाहिए, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद और गहरा गया और मंदिर बनाने की जिद पर अड़ा पक्ष अब इसे साक्षात भगवान का फरमान मान रहा है। हालांकि पर्वतीय उत्थान मंच के लोग अभी भी दावा कर रहे हैं कि गोलजियू उत्तराखंड के न्यायकारी देवता हैं, लेकिन उनके सामने ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता भगवान शिव का मंदिर नहीं बन सकता। दोनों पक्ष मंदिर के बहाने एक दूसरे पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा रहे हैं। जमीन से अतिक्रमण खाली करने का नोटिस है ये, लेकिन ये नोटिस किसी इंसान को नहीं, भगवान को जारी किया गया है। बजरंगबली को जारी किया गया है ये नोटिस। रेलवे ने किया है ये कारनामा। शासकीय जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर एक्शन लिया जाता है। जिस इंसान ने जमीन पर कब्जा किया है उसे नोटिस जारी की जाती है, लेकिन यहाँ तो रेलवे ने सीधे बजरंगबली को नोटिस जारी कर दिया और जमीन खाली न करने पर कार्रवाई की बात भी नोटिस में कही है। बजरंगबली को जारी नोटिस ने रेलवे पर सवाल खड़े कर दिए। न्यूज़ 18 ने यह मामला उठाया। इसके बाद रेलवे ने अपनी गलती सुधारी और बजरंगबली की जगह मंदिर के पुजारी के नाम नोटिस दिया। भगवान को भला नोटिस कैसे जारी की जा सकती है? रेलवे को ये बात न्यूज़ 18 की खबर के बाद समझ आई। रेलवे ने भूल सुधारी और बजरंगबली की जगह पुजारी को नोटिस जारी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अभी तक आपने इंसानों के आधार और हेल्थ कार्ड के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि देश में मवेशियों का भी आधार और हेल्थ कार्ड बनता है। चौंकिए नहीं, ये आधार कार्ड बनते हैं चित्रकूट की सतगुरु गौशाला में। यहाँ रहने वाले गौवंशों के आधार कार्ड बनाए जाते हैं। ये गौशाला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ 1400 गाय मौजूद है, जिसमें लगभग 1100 गौवंशों का डिजिटल आधार कार्ड बना हुआ है। यहाँ रहने वाले अधिकांश गौवंश वो हैं जिनके मालिकों ने उन्हें छोड़ दिया है। यहाँ इनको शरण देकर उनके पालन पोषण का काम किया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ हर एक गौवंशों का डिजिटल आधार कार्ड बनाया जाता है, जिसमें गायों के जबड़े का फोटो लेकर उनका सभी डेटा सॉफ्टवेयर में फीड किया जाता है, जिसके बाद यहाँ एक क्लिक में गायों के जबड़े को स्कैन करके उनका पूरा डेटा देखा जा सकता है। इस डिजिटल आधार कार्ड में गायों का नाम, लंबाई, चौड़ाई, वजन, पूर्व में कौन कौन सी बीमारियां और कौन कौन सा इलाज दिया गया इत्यादि पूरा डेटा मौजूद होता है। इस आधार कार्ड के बन जाने से गौवंशों के खो जाने का खतरा भी नहीं है। इतना ही नहीं, गंगा आरती की तर्ज और उसी निश्चित समय पर प्रतिदिन गौ आरती भी होती है, जिसमें गौ प्रतिमा की आरती के बाद गौवंशों की भी आरती की जाती है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में लोग बंदरों के आतंक से परेशान हैं। इनके चलते कई लोग अक्सर हादसों का शिकार हो जाते हैं। आलम यह है कि इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती ही चली जा रही है, जिससे लोगों का खाना पीना तक दुश्वार हो चुका है। बंदरों के इस आतंक से निजात पाने के लिए भरखनी गांव के लोगों ने मथुरा से बंदरों को पकड़ने वाली एक टीम को बुलाया और टीम ने आते ही गांव में अलग अलग जगहों पर पिंजरा लगाकर तकरीबन 1500 से 1600 बंदरों को पकड़ लिया। इसके बाद भरखनी गांव अब बंदरों से पूर्णतया मुक्त हो चुका है। टीम की कामयाबी की खबर जब पाली थाने के पुलिस कर्मियों को लगी, तो उसने भी बंदरों के आतंक से निपटने के लिए इनकी मदद लेने का फैसला लिया और थाना परिसर में आतंक का पर्याय बन चुके बंदरों को पकड़ने का जिम्मा सौंप दिया। देवेंद्र कुमार की अगुवाई वाली टीम ने कुछ ही घंटों में 40 से 45 बंदरों को अपने पिंजरों में कैद कर लिया। बंदर पकड़ने वाली टीम के लीडर देवेंद्र कुमार ने बताया कि प्रत्येक बंदर को पकड़ने के एवज में 200 रुपए की फीस लेते हैं। वो एक खास ट्रिक से बंदरों को आसानी से अपने पिंजरे में कैद कर लेते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ जो भी बंदर पकड़ने गए हैं, उन्हें दूर जंगलों में छोड़ दिया गया है। आज भले ही संचार की दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, दुनिया तेजी से ओटीटी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इन सब के बीच रेडियो का महत्व आज भी बरकरार है। इसी को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर में 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस पर सुदर्शन पटनायक ने खूबसूरत सैंड आर्ट तैयार किया है। ओडिशा के पूरी समुद्र तट पर सुदर्शन पटनायक ने इस सैंड आर्ट पर गांव से शहर तक को उकेरा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री की आकृति के साथ ही मन की बात जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम को भी अपनी कला में उकेरा। उन्होंने लोगों को रेडियो दिवस की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही उन्होंने संदेश दिया कि रेडियो आज भी दूर दराज वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खबर से रूबरू कराने का भरोसेमंद माध्यम है। आपको बता दें कि स्पेन रेडियो अकादमी ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाए जाने के लिए 2010 में पहली बार प्रस्ताव रखा था। इसके बाद साल 2011 में यूनेस्को के सदस्य राष्ट्रों के द्वारा इसे घोषित किया गया और 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अपनाया गया था। इसके बाद यूनेस्को ने पहली बार 13 फरवरी 2012 को विश्व रेडियो दिवस के रूप में इस दिन को मनाने का फैसला किया। तब से विश्व भर में इसी दिन विश्व रेडियो दिवस मनाया जाने लगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 100 साल पुरानी कारों को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। इस रैली का आयोजन विंटेज एंड क्लासिक कार क्लब ऑफ इंडिया ने वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के सहयोग से किया। इस आयोजन में देश भर से 150 से ज्यादा कार और 2 पहिया वाहन शामिल हुए। इसमें सबसे पुरानी कार 1903 का हम्बर मॉडल भी देखने को मिला। इसके साथ ही राजा महाराजाओं की शान में 4 चांद लगाने वाली कई गाड़ियां यहां देखने को मिली। भले ही ये गाड़ियां आज सड़कों पर दौड़ती हुई नजर नहीं आती हो, लेकिन लोगों के बीच इनका जलवा बरकरार है। लोग इनके साथ सेल्फी लेने के लिए काफी उत्सुकता दिखा रहे हैं। शादी की सालगिरह, जश्न का माहौल, डीजे की धुन पर थिरकते लोग, लेकिन पल भर में ये खुशियां मातम में बदल गई। तस्वीर हैरान करती हैं। क्या दिल ऐसे भी धोखा दे जाता है? वीडियो देखिएगा जरा गौर से।
डांस फ्लोर पर कई लोग थिरक रहे हैं, तभी एक शख्स को दिल का दौरा पड़ा और वह झूमते झूमते गिर पड़ा। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की हैं। जिन्हें दिल का दौरा पड़ा वो है करीब 42 साल के दवा कारोबारी अमरदीप वर्मा। उनकी साली की शादी की पहली सालगिरह थी। गेस्ट हाउस में सेलिब्रेशन पार्टी रखी गई थी। तमाम दूसरे मेहमानों के साथ अमरदीप वर्मा भी डांस फ्लोर पर डीजे की धुन पर डांस कर रहे थे और तभी हार्ट अटैक आया। आनन फानन में उन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन कारोबारी की तब तक मौत हो चुकी थी। किसी ने सच ही कहा है, प्यार करने वालों के लिए सरहदें मायने नहीं रखती। ऐसी ही एक कहानी यूपी के प्रतापगढ़ के सियाराम कॉलोनी में रहने वाले मोहित की है, जिसे रूस की वेरोनिका से प्यार हो गया और फिर दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। प्रतापगढ़ के मोहित ने इंटर की पढ़ाई करने के बाद एनिमेशन में पढ़ाई की और बेंगलोर की एक कंपनी में काम करने लगे। यहाँ उनकी मुलाकात रूस की रहने वाली वेरोनिका से हुई। दोनों के बीच दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि मोहित ने वेरोनिका के सामने एक शर्त रखी थी कि अगर मोहित की माँ वेरोनिका को पसंद करेगी तभी दोनों की शादी होगी। वेरोनिका भी इस बात के लिए राजी हो गई और रूस से पूरे परिवार के साथ प्रतापगढ़ पहुंची। 10 फरवरी को हल्दी रस्म और 11 फरवरी को मेहंदी रस्म के बाद 12 फरवरी को दोनों हिंदू रीति रिवाज के साथ फेरे लेने के बाद शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। शादी में मोहित के परिजनों के साथ ही वेरोनिका के परिजनों ने भी जमकर मजे लिए। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, न उम्र की सीमा होती है, न जाति की बंदिशें। ये तो दिल लगी है, लग गई तो बस लग गई। मध्य प्रदेश के हरदा में प्रेम प्रसंग का अजब मामला सामने आया है। यहाँ एक युवती और एक विवाहित महिला को आपस में प्रेम हो गया। प्यार ऐसा कि दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए अड़ गईं। कह दिया बात बस इतनी ही जी कि हम दोनों अब साथ रहना चाहते हैं। विवाहित महिला 2 बच्चों की मां है और युवती तो युवती, दोनों के बीच उम्र का भी काफी फासला है और इस अजीब प्रेम के मामले ने दोनों परिवार के लोगों को परेशानी में डाल दिया है। काफी समझाने के बाद भी वे टस से मस नहीं हो रहे। मामला पुलिस तक पहुंच गया। दोनों थाने पहुंची। पुलिस ने भी समझाया, लेकिन वे मानने को राजी नहीं। पुलिस का कहना है दोनों बालिग हैं, समझाइश तो दी गई, अब मानना न मानना उनका काम है। पति परमेश्वर की धारणा हमारे समाज में तो है ही। परमेश्वर ही पति हो, ये कहानी कुछ अलग है, कुछ खास है, कुछ अनोखी है। हम पुराणों और ग्रंथों में ही सुनते आए हैं कि किसी युवती ने भगवान को अपना पति मान लिया। भक्ति काल में मीराबाई की कहानी भी ऐसी ही है। लेकिन ये जो कहानी हम आपको बता रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले की है, जहाँ एक युवती की शादी चर्चा का विषय बन गई। दतिया की रहने वाली युवती ने इंसानों से नहीं बल्कि भगवान शंकर से शादी रचाई। युवती निकिता चौरसिया MBA कर चुकी है। उसने बताया कि आज संसार में हर इंसान दुखी है, इसलिए उसने अध्यात्म का मार्ग चुना और भगवान शिव को पति मानकर अपना जीवन उन पर न्यौछावर कर रही है। गौरतलब है कि शादी में वो सभी रस्में हुई जो एक आम इंसान की शादी में रस्में अदा की जाती हैं। हल्दी मेहंदी से लेकर बारात तक सजाई गई। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में आज भी एक से बढ़कर एक रहस्यमय और खौफनाक स्थान है, जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोगों को पता है। बुंदेलखंड में चारों तरफ पत्थर के पहाड़ों की श्रृंखला है, जिनमें हजारों की संख्या में एक से बढ़कर एक रहस्यमय गुफा है। दावा किया जाता है कि आज भी इन गुफाओं में हजारों लाखों साल से ऋषि मुनि भगवान की तपस्या कर रहे हैं। झांसी में भी एक ऐसी ही गुफा का रहस्य लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया, जिसके बारे में बताया जाता है कि तकरीबन 43 लाख साल पहले जब यहाँ पर हिरण्यकश्यप का राज्य था, तब ये गुफा डिकांचल पहाड़ के अंदर बन गई थी। डिकांचल पहाड़ के 636 फीट ऊपर बनी इस गुफा का रहस्य आज भी बरकरार है। डिकांचल पर्वत की कोख में बनी इस गुफा को सिद्ध बाबा की गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा की पूजा करने वाले मुख्य पुजारी का ये दावा है कि उसको पूजा के दौरान कई बार ऐसे दुर्लभ ऋषि मुनियों, साधु संतों के दर्शन हुए, जिनकी उम्र कई हजार साल की लग रही थी, जो इस गुफा में मानव सभ्यता के कल्याण, विश्व की रक्षा के लिए हजारों साल से तपस्या में लीन है। ये है डूंगरपुर जिले का छोटा सा गांव दिवड़ाबड़। कहने को ये गांव है, लेकिन यहाँ सार्वजनिक सुविधाएं किसी विकसित शहर से कम नहीं।
गांव की पंचायत द्वारा जहां क्षेत्र में स्वच्छता, हरियाली और शुद्ध पेयजल को लेकर कार्य किया गया है, तो वहीं इसके साथ ही युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए लाइब्रेरी और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा भी पंचायत की ओर से कई नवाचार किया जा रहा है। वहीं कचरा प्रबंधन, कचरा निस्तारण, आवारा पशुओं की रोकथाम, ग्रेव वाटर ट्रीटमेंट, वृक्षारोपण, गैस प्लांट, कचरे से खाद निर्माण जैसे कार्य भी पंचायत की ओर से किए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए गांव में सघन वृक्षारोपण भी किया जा रहा है। वहीं बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड और पार्क भी विकसित किए गए हैं। इसके साथ ही बगीचों में ओपन जिम भी पंचायत की ओर से बनाया गया है। इधर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पंचायत की ओर से आरओ वैन की भी व्यवस्था की गई है। आरओ एटीएम मशीन का वाहन सुबह और शाम को घर जाकर शुद्ध पानी भी उपलब्ध कराता है। गांव में प्रमुख स्थानों पर आरओ एटीएम मशीन भी स्थापित की गई है, जहां पर 24 घंटे शुद्ध पानी की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश सरकार की विकास यात्रा में नेताओं और अफसरों में कई रंग देखने को मिले। पन्ना में कलेक्टर संजय मिश्रा के बयान से गरमाई सूबे की सियासत ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि अब त्योंथर विधायक ने अलग हवा दे दी। भाजपा विधायक श्यामलाल द्विवेदी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें जनता को रिझाने के लिए वो गले में सर्प डालकर बीन बजाते दिख रहे हैं। विधायक वहां जनता को सरकार की योजनाएं गिना रहे थे, तभी एक सपेरा पहुंच गया। विधायक ने पहले उसके पेशे से जुड़ी जानकारी ली, फिर समर्थकों की मांग पर उन्होंने गले में सर्प डलवाने के बाद बीन बजाना शुरू कर दिया। विधायक जी को सपेरा बने हुए देख लोगों ने भी जमकर ताली बजाई। हालांकि कुछ देर बाद गले से सांप तो उतर गया, लेकिन मंत्री जी बीन बजाते रहे। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के लोकदेव संत शिरोमणि श्री राम जी का मेला इन दिनों चल रहा है। राम जी बाबा मेले में खास तौर पर ग्रामीण परिवेश और उससे जुड़ी झलक देखने को मिलती है। इसी के तहत नर्मदा कॉलेज मैदान पर बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 60 बैलों की जोड़ी ने दौड़ लगाई। इसे देखने नर्मदा महाविद्यालय मैदान पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता में जिले सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की बैल जोड़ियां शामिल हुई। प्रतियोगिता के खिताब पर कब्जा जमाने के लिए बैल जोड़ी मालिक और बैल जोड़ी दोनों जी जान लगाते नजर आए और विजेता बनी बैतूल के संत पाल धुर्वे की बैल जोड़ी लखी और लाखिया। इनकी जोड़ी ने 6 मिनट 74 सेकंड में प्रतियोगिता जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया। बाघों को करीब से कौन नहीं देखना चाहता। सफारी के दौरान अगर बाघ दिख जाए तो ऐसा लगता है मानो पूरा पैसा वसूल हो गया हो। लेकिन कभी कभी बाघ को करीब से देखने की उत्सुकता में पर्यटक अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। ऐसा एक मामला सामने आया है पन्ना के टाइगर रिजर्व से, जहां बाघिन को करीब से देखने के लिए पर्यटक टाइगर के बिल्कुल नजदीक जा पहुंचे और उसका वीडियो बनाने लगे। पर्यटक के वीडियो बनाने से बाघिन भड़क गई, पर्यटकों को देख दहाड़ने लगी। गनीमत रही कि बाघिन ने टूरिस्ट पर हमला नहीं किया, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। मामले में जिप्सी ड्राइवर्स की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि वीडियो 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद फील्ड डायरेक्टर ने कार्रवाई की बात कही है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में अब तक 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों देशों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वसुदेव कुटुंबकम का मंत्र मानने वाले भारत ने भी वहां मदद के लिए अपनी एनडीआरएफ टीमें भेजी हैं और ये टीमें बाकायदा अपना फर्ज निभा रही हैं। मलबे में फंसी रही 6 साल की बच्ची को टीम ने जिंदा बाहर निकाला और इस खास काम को अंजाम देने वाले भारत के एक ऐसे 2 बेजुबान हीरो शामिल है जिनका लोहा दुनिया मान रही है। इनका नाम है रोमियो और जूली। अगर शायद ये दोनों नहीं होते तो बच्ची का पता तक नहीं लग सकता था। मलबे में फंसी बच्ची को जूली ने ही सबसे पहले सूंघा और उसके हैंडर को सतर्क किया। इसके बाद रोमियो को अंदर लाया गया और उसने पुष्टि की कि मलबे के नीचे दबी बच्ची जिंदा है। बच्ची को जिंदा मलबे से निकालकर सैन्य हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया और इलाज के लिए तुर्की हटे में भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल में ले जाया गया। टीम का कहना है कि बच्चे की हालत स्थिर है और वो रिकवर हो रही है।
हरियाणा के फरीदाबाद के सूरज कुंड में लगे 36वें अंतर्राष्ट्रीय मेले में एक से बढ़कर एक हस्तशिल्प कलाओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अलग अलग राज्यों और देशों से आए हस्तशिल्प कलाकार एक से बढ़कर एक हस्तशिल्प कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही एक हस्तशिल्प कलाकार हैं शारदा छेत्री, जो मेघालय से आई हुई हैं। ये उन वस्तुओं का इस्तेमाल करती हैं जिन्हें लोग फेंक देते हैं। उनकी बनाई गई कलाकृतियों को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो रहा है और इन्हें खरीदे बिना नहीं रह पा रहा है। पहली बार सूरज कुंड मेले में आई शारदा पिछले 12 सालों से ये मेघालय में अपना थोक का व्यापार चलाती हैं और ऑर्डर के आधार पर ही प्रोडक्ट तैयार करती हैं। इनके इस हुनर से 60 लोगों को रोजगार भी मिला है। इस कला को लेकर इन्हें स्टेट अवार्ड भी मिल चुका है। झारखंड की मिट्टी को खिलाड़ियों का पालनहार कहा जाता है। यहाँ खिलाड़ी खुद को साबित करने के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष करते हैं। रांची में एक ऐसी ही जिद महिला फुटबॉल के रूप में सामने आई। रांची में नगड़ी प्रखंड के जाजपुर में 2 दिवसीय आदिवासी महिला फुटबॉल का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में 12 गांवों की फुटबॉल टीम में शामिल 180 महिला फुटबॉलर अपना हुनर दिखा रही हैं। ये तमाम महिलाएं एक उम्र के बाद अपने अधूरे सपनों को पूरा करने मैदान में उतरी हैं। सबसे सुकून की बात तो ये दिखी कि इन महिलाओं की हौसला अफजाई के लिए उनके पति और उनके बच्चे भी मैदान में पहुंच रहे हैं। सबसे खास बात ये भी रही कि इन महिला फुटबॉलर के पति भी अपनी फुटबॉलर पत्नियों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। पत्नियां जहां मैदान में जमकर पैरों से बॉल को नचा रही थी, तो वहीं पति दर्शक दीर्घा में बच्चों को संभालते नजर आए। दरअसल इस फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन की जिम्मेदारी भी महिलाओं के ही कंधों पर है।